जय हिंद मित्रों, आज आप सभी के बीच महिला आंचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि ये वाला पार्ट जो है ये 24वां पार्ट है और आप देख रहे हैं कि इसके आगे पहले हमने जो भी पार्ट देखे तो उसमें काफ़ी चीज़ें देखी कि बालदेव आए तो बालदेव अपना कांग्रेसी यानी स्वराजी हैं तो वो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने की बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और ये भी है कि शिवनाथ बाबू आने वाले हैं तो ये हुआ कि चरखा काटने के लिए वहाँ पे चरखा सेंटर खुलेगा, तो उसके ही प्रतिद्वंदी के रूप में आप देख रहे हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के रूप में ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी जो कालीचरण है यादव टोला के, तो वो भी लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए सभी जो गरीब हैं उनको एक साथ हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ये लोग रणनीतिक तौर पे गेम खेल रहे हैं और चीज़ों को कैसे लेके आगे चल रहे हैं। तो ये वाले पार्ट में हमको यहाँ से स्टार्ट करना था। अभी इसमें आप देख रहे हैं कि हारे ऐसा करें कि हारे अब ना जियब रे सेया सतिया पर लोटल केस अब ना जियब रे। तो आपको एक दो चार पंक्ति हमेशा इसमें देखने को मिलेगा। तो ये हुआ कि महंगी पड़े अकाल हो, अभी स्थिति बता रहे हैं यहाँ की, क्योंकि देखिए इससे ये होगा कि आप उस समय की स्थितियों को अच्छे से समझ पाएंगी कि स्थिति क्या रही है। और इसमें हमारा पढ़ना भी यही उद्देश्य है कि बेसिकली हमको समझना है, उस अंचल को समझना है जिस मेरीगंज अंचल के बारे में ये सब लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि महंगी पड़े या अकाल हो पर्व त्यौहार तो मनाना ही होगा। मतलब महंगी पड़े, कोई भी चीज़ महंगा पड़े या सस्ता हो, जैसे होता नहीं कि कोई फेस्टिवल आ गया, कोई भी चीज़ महंगा है सस्ता, उससे क्या मतलब, आपको जो लेना है सो लेना है, आपको कंप्रोमाइज़ करना ही उसके साथ है। तो बोला कि महंगी पड़े या अकाल हो पर्व त्यौहार में तो मनाना ही होगा। और होली में कैसे ना हो, फागुन महीने की हवा ही बावरी होती है। आसिन कार्तिक के मलेरिया और कालाजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। ये कौन है? आसिन कार्तिक के मलेरिया और कालाजार से टूटा हुआ शरीर, और उस शरीर में भी बता रहे हैं कि ये फागुन का, तो फागुन कम से कम उनके अंदर फुर्ती लेके आता है रोनी कराने के लिए। बाकी 11 महीने तो है ही, बता रहे हैं कि बाकी 11 महीने तो होते, एक फागुन ही तो बड़ा चहलकदमी वाला महीना है, बाकी तो और रोने गाने के लिए 11 महीने तो पड़े ही हैं। फागुन भर तो हंस गाले जो जिए सो खेले फाग। दूसरे पर्व त्यौहार को तो टाल भी दिया जा सकता है, दिवाली में 1-2 दीप जला लो बस छुट्टी हो गई। लेकिन होली तो मर्दा दिलों की भी गुदगुदी लगाकर विजलाती है। बोरे हुए आम के बाग से हवा आकर बच्चे बूढ़ों को मतवाला बना देती है। चावल का आटा, गुड़ और तेल, पुआ पकवान की छोटे छोटे आयोजन के लिए मालिकों के दरवाजे पर 5 दिन पहले से ही भीड़ लग जाती है। बखार के मुँह खोल दिए जाते हैं, मालिक बही खाता लेकर बैठ जाते हैं। पास में कजरोटी खुली हुई रहती है। धान नापने वाला धान की ढेरी से धान नापता जाता है। बदरदास को 1 मन, शोनाया तत्मा को 3 पसेरी। सादा कागज पर अंगूठे का निशान देते जाओ। भादो महीने में यदि भादे धान झुका दोगे तो डेवड़ा यानी 1 मन का 1.5 मन, यदि अगही फसल में चुगाओगे तो 1.5 मन का 3 मन सीधा हिसाब। देखिए यहाँ पे एक व्यवस्था एग्जिस्ट करती है। आप देखते हैं कि जो समाज में एक ऐसा तबका है जो आप कह सकते हैं कि भूख के लिए नहीं पेट के लिए जी रहा है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उसके भी बाल बच्चे हैं, उसको भी त्योहारों में वही चमक होती है कि हम भी उसी उत्साह के साथ मनाएं। और उस उत्साह के पीछे उसका एक कर्ज का दुष्चक्र होता, क्योंकि जीवन भर वो कमाता नहीं, जीवन भर वो संघर्षरत तो रहता है। लेकिन आपने गोदान में भी देखा कि होरी ने लगातार मेहनत करना और सब बता दिया। अंत में जब आता है देने की बारी तो एक ऐसी व्यवस्था होती थी कि सामने वाला आपको लूट भी लेगा और आप लगातार मेहनत करो तो भी आपके हाथ नहीं आएगा, और जो सामने वाले हैं जो मेहनत नहीं कर रहे हैं वो आपके सब लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे एक ऐसी स्थिति है कि अब बता रहे हैं कि होली की ऐसी स्थिति है, लेकिन आप देखिए आपको ऐसा नहीं कि आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको लेना पड़ेगा। अब ऐसे में लेना पड़ेगा तो आपको, अगर आप 1 गुना किसी चीज़ का लिख रहे हो तो आपको 3 गुना देना पड़ेगा। यानी ब्याज जो है ना, ब्याज का स्तर इतना होता है कि लोग उससे छुटकारा नहीं पा सकते। ये स्थिति होती है यहाँ की। गाँव के सभी बड़े बड़े किसानों का अपना मजदूर टोला है, जितने भी बड़े किसान हैं उनका अपना अपना मजदूर टोला है। सिंह जी का टटमा टोला और पासवान टोला, तहसीलदार साहब का पोलिया टोला। देखिए सबके अपने अपने हैं। जो सिंह साहब हैं इनका ततमा टोला है और पासवान टोला है। जो तहसीलदार साहब है इनका पोलियो टोला है, धनुक टोला है, कुर्मी टोला है, कियोटो टोला है। खिलावन दास जो कि यादव थे इनका गुंवर टोला है, और गुंवर टोला के कोयरी टोला भी करके है। और संथाल टोली पर भी किसी, और ये चीज़ तो इतना हो गया, लेकिन जो संथाल टोला उस पर किसी का खास अधिकार नहीं है। चलिए भाई मान लीजिए संत जी ने अपना बांट लिया, तहसीलदार साहब ने अपना टोला बांट लिया, खिलावन यादव ने अपना बांट लिया। इस बार की स्थिति ऐसी है कि इस बार तहसीलदार साहब को छोड़कर
किसी ने मजदूरों को धान नहीं दिया, अंगूठे का निशान नहीं देंगे और धान लेंगे। बाप दादे के अमल से अंगूठे का निशान देते आ रहे हैं, कभी बेईमानी नहीं हुई, इस साल बेईमानी कर लेंगे। कालीचरण ने टीप देने को मना किया है तो कालीचरण से ही धान लो ना। लोगों ने कहा कि कालीचरण ने कहा है कि टीप नहीं देना है, तो लोगों ने कहा कि एक काम करो, तुम लोग कालीचरण से ही ले लो। तहसीलदार को नए टीप की ज़रूरत नहीं है, पुराने ही टीप इतने हैं कि कोई इधर उधर नहीं कर सकता। दूसरे किसानों के मजदूरों को भी तहसीलदार साहब ने इस बार धान दिया है, लेकिन कालीचरण को जमानतदार रखकर धान वसूलवा देना कालीचरण का काम होगा। अरे ढेउड़ नहीं तो सवैया ही सही, जो भी हो, तहसीलदार के दिल में दया धर्म है। अब क्योंकि भाई जो हेल्प कर देता वही सब कुछ होता है, मालिक लोग तो पिशाच है, पिशाच। एक और लोटस बारी रे बिहुआ, फगुआ का हर एक गीत देह में सिहरन पैदा करता है। अब फुलिया देखिए, फुलिया का चुमौना खलासी जी से हो गया। चुमौना मतलब वही गौना टाइप में, शादी जैसा। अब इनके वहाँ की लैंग्वेज में वही चीज़ है चुमौना। तो जो खलासी जी थे बेसिकली वही खलासी जी जो ट्रेन को रोक देते थे, इतना विस्तृत वर्णन था खलासी जी। तो आपने देखा था कि जो फुलिया है, जो महंगू दास की पुत्री है, पहले भी शादी हुई लेकिन छोड़ौल हो गया, फिर वापस आ गई है। आने के बाद आप देख रहे हैं कि इनका चुमौना जो हो रहा है वो खलासी जी से हो गया है। खलासी जी विदाई करने के लिए आए थे, लेकिन फुलिया इस होली में जाने को तैयार नहीं, बोली खलासी जी रुकिए, अब की बार होली यहीं मना लेते हैं। अच्छा, वो तो फुलिया की विशेषता हमने आपको पहले ही वीडियो में बताई थी कि वो थोड़ा मनचली टाइप में है, और ऐसा नहीं है उसकी खलासी जी से शादी हो गई तो इसका मन मान लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उनका मन उनसे भी नहीं भरा, और जिनके घर में पिटाई होने वाली थी जो आए थे उनका नंबर आने वाला है, देखिए। लेकिन फुलिया इस होली में कह रही कि मैं नहीं आने वाली। खलासी जी बहुत बिगड़े, वो धरना देकर 4 दिन बैठे रहे कि ये क्या बात हुई, शादी किया और आओगी नहीं। आखिर में रूठ कर वो जाने लगी। फुलिया ने रमजू की स्त्री के आंगन में खलासी जी से भेंट करके कहा, इस साल होली नैहर में ही मनाने दो, अगले साल तो आ ही जाएंगे। अब देखिए, बोला ठीक है, नैना मिलानी कर ले सही है, नैना मिलानी कर ले। तो इस तरीके से वो कहती चलो इस बार जाओ, नेक्स्ट टाइम आएंगे तुम्हारे साथ। दोपहर से शाम तक रमजू दास की स्त्री के आंगन में रहकर फुलिया ने खलासी जी को मना ही लिया। होली के लिए खलासी जी ने 1 रुपया दिया उसको। बेचारा सहदेव मिश्र इस बार किससे होली खेलेगा। अब देखिए समस्या ये आई कि खलासी जी को तो खलास कर दिया इन्होंने। खलासी जी को बोला एक काम करो खलासी जी, आप तो विदाई ले लो, क्योंकि एक लोग और बैठे मेरे साथ होली खेलने वाले, सहदेव मिश्र। अब ऐसा थोड़ी खलासी जी से शादी कर लिया तो इन्हीं के साथ होली खेलेंगे। कह रहे कि बेचारा सहदेव जो मिश्र है इस बार वो किसके साथ होली खेलेगा। पिछले साल की बात याद आती ही फुलिया की देह सिहरन लगती है। भांग पीकर धुत था सहदेव मिश्र। एक ही पुआ को बारी बारी से दांत काट कर दोनों ने खाया था। अरे जात धर्म, फुलिया तू हमारी रानी है, तू हमारी जात है, तू है धर्म है सब कुछ। बाबू को दारू पीने के लिए 1.5 रुपये उसने दिया था और माँ को 98। रात भर सहदेव मिश्र जगा रह गया था। फुलिया की देह के पोर पोर में मीठा दर्द फैल रहा था। जोड़ जोड़ में दर्द मालूम होता, कई बाहों में जकड़ कर मरोड़े की जोड़ की हड्डियाँ पटपटा कर चटक उठे और दर्द उड़ जाए। सहदेव मिश्र को खबर भेज दे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे, वो होली में सब माफ़ है। तो सोची कि यार अब की बार ही खेल लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर अरे भैया पकड़ी झकझोरे श्याम रे, तो ये मतलब सॉन्ग अपना वो चलता रहता है। कमली की आंखें लाल हो रही है। अभी ये कमली का प्रसंग शुरू हो गया। ये कमली वही है जो तहसीलदार की अकेली इकलौती बिटिया है, और ये बहुत ज़्यादा मनमोहक दृष्टि इनका भी देखने को मिला है, डॉक्टर प्रशांत के पीछे पड़ गई है। कमली की आंखें जो है लाल हो रही है। पिछले साल होली के ही दिनों बेहोश हो गई थी, इस बार क्या होगा पता नहीं। वह बेहोश नहीं होगी इस बार डॉक्टर है, उसे बेहोश नहीं होने देंगे। लेकिन सुबह से ही डॉक्टर बाहर है, रोगी देखने गए हैं रामपुर। यदि वो आज नहीं आए तो नहीं, वो ज़रूर आएंगे। माँ ने 1 सप्ताह पहले ही निमंत्रण दे दिया है, रंग अबीर गुलाब पिचकारी का। माँ क्या है बेटी, तुम्हारा डॉक्टर आज नहीं आवेगा क्या? क्यों, क्या बात है बेटी? मेरा जी अच्छा नहीं है। ऐसा मत कहो बेटी, दिल को मजबूत करो, कुछ नहीं होगा। आज ब्रज में 14 उड़द गुलाल, चारों ओर गुलाल उड़ रहा है, और तुम ऐसी बात करी हो। डॉक्टर को कोई रंग नहीं देता है, रामपुर में भी किसी ने रंग नहीं दिया। रास्ते में एक जगह कुछ लड़के पिचकारी लेकर खड़े थे, लेकिन डॉक्टर को देखते ही सहम गए। रंग नहीं गोबर है, रंग के लिए इतने पैसे कहाँ? डॉक्टर को लोग रंग नहीं देते, वो सरकारी आदमी है ना, सरकारी वर्दी पहने हुए, मतलब वर्दी का मतलब वर्दी पहने है। सरकारी वर्दी को रंग देने से जेल की सज़ा हो जाती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी, वो गांव के समाज का नहीं है,
ये डॉक्टर की ही गलती है। शुरू से ही वो गांव से, गांव वालों से अलग अलग रहा है। उसका नाता सिर्फ रोग और रोगी से रहा है। उसने गांव की ज़िंदगी में कभी घुलने मिलने का चेष्टा नहीं किया। लेकिन डॉक्टर को अब गांव की ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है, गांव अच्छे लगने लगे हैं और गांव के लोग भी। वो गांव को प्यार करता है, उसे कोई रंग क्यों नहीं देता। वो रंग में, गोबर में, कीचड़ में सराबोर होना चाहता। अरे कोई बुरा ना माने, होली है। डॉक्टर के साहब जो सफ़ेद कुर्ते हैं उस पर लाल गुलाबी रंगों की छींट छरछरा कर पड़ती है। वो कालीचरण होता है। हाँ, कालीचरण कहता है, हाँ बुरा मत मानिए डॉक्टर साहब, आज होली है। डॉक्टर मनी बैग से 10 रुपये का नोट निकाल कर कालीचरण को देते हैं। होली का चंदा, रंग और अबीर का चंदा। होली है होली। गणेश हाथ में पिचकारी लिए मौसी का आंचल पकड़ कर खड़ा है। मौसी हंसकर कहती, सुबह से ही रंग खेलने के लिए जिद करा है। मेरी एक साड़ी को तो रंग से सराबोर कर दिया। अब जिद पकड़ा है कि गाँव के लड़कों के साथ खेलेंगे। आओ भैया गणेश। कालीचरण गणेश का हाथ पकड़कर ले चलता है। गणेश खुश होकर डॉक्टर पर रंग की पिचकारी से फुहारे बरसाता हुआ कालीचरण के साथ भाग जाता है। मौसी खुश है। झुक झुक जियो काली बेटा, बड़ा मस्त नौजवान है, डॉक्टर कहता है। कमली 5 बार पूछवा चुकी है डॉक्टर साहब लौटे हैं या नहीं। मुझे धमकी दे गई, आज डॉक्टर को तुम नहीं खिला सकती, आज मेरे यहाँ निमंत्रण है। ढोल ढक ढक बज रहा है ये सब। और कालीचरण का दल जो है बहुत बड़ा है। 2 ढोल, एक ढक ढक, झाज ढम, सभी अच्छे गाने वाले भी उसी के दल में हैं। सुंदर लाल, सुखी लाल, देविया दयाल, जोगीड़ा कहने वाला महंता मिडिल में पड़ता है। तहने में बड़ा तेज है। दोहा कभी तो जोड़ने में उसकी चांदी की चकत्ती मिली है। गांव के छोटे छोटे दल भी कालीचरण के ही दल में। अब पता लगा कि इस फेस्टिवल में सारे जो अच्छे खिलाड़ी थे गाने बजाने वाले वो सब इसी में हो गए। जोगीरा सारा रावा वो गाने गा रहे हैं सब। जोगी जन ताल नटोटे, 3 ताल पर ढोलक बाजे, ताक धिन धिन धिनक, जोगी जी होली है, कोई बुरा ना माने। तो ये आप देख रहे हैं कि फिल्मी संगीत में बिल्कुल वो पूरा गाना ही गा देते हैं। सिर्फ जोगीड़ा ही नहीं, महंता ने नया फगुआ गीत भी जोड़ा है, बटगमनी फगुआ, राह में चलते हुए माने के लिए। अब यहाँ भी वो आई रे होरिया गावत गाती राग मनोहर। अब देखिए यहाँ पे गाने का आप बोल भी थोड़ा सा अलग देखेंगे। यहाँ पे ऐसे कि आई रे हुरिया, आई फिर से आई रे, गावत गाधी राग मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गूंजल भारत अमाई रे, ओरिया आई रे, फिर जमाहिर शान हमारो। वीर यानी वीर जवाहिर का मतलब जवाहरलाल नेहरू। वीर जमाहिर शान हमारो, बल्लभ है अभिमान हमारो, जयप्रकाश जैसे हमारे भाई रे, हुरिया फिर से आई रे, होली है। कोयरी टोले का बूढ़ा। अब कोयरी टोला जो है उसके बूढ़ा है कलरू महतो। तो वो कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब आप क्या लोग होली खेलेंगे? आप होली का ज़माना तो चला गया। एक ज़माना था जबकि गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया जाता था, एकदम नंगा। उस बार राज के मैनेजर जनसेन साहब के साथ 3-4 साहब आए थे। काला बक्सा में आंख लगाकर छापी लेते थे। बाद में खानसामे से मालूम हुआ कि बिलैत के गजट में छापी हुआ था, एकदम नंगा। कॉमरेड वासुदेव भड़ौआ गाने के लिए कह रहे हैं। ये अब एक नया भड़ौआ, एकदम नया ताज़ा माल। डाक देना, फिर होता है कि अरे वो बुड़बक बबना, अरे वो बुड़बक बबना। तो ये सब फिर से अपना गाना गाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, कोई बुरा ना माने, होली है। तहसीलदार साहब की ड्योढ़ी पर पैर रखते ही डॉक्टर के मुंह पर गुलाल मल दिया गया। जैसे ही तहसीलदार के द्वार पे पहुंचते हैं, वो पैर रखते ही क्या कि डॉक्टर के मुंह पर गुलाल मल दिया गया। डॉक्टर की आंखें बंद है, लेकिन स्पर्श में ही वो समझ गए कि गुलाल किसने डाला है। कमली ने। वसंत उत्सव की कमली। डॉक्टर याद करने की चेष्टा करते हैं कि एक बार किसी चित्रकार का मैथिली शीर्षक चित्रा किसी मासिक पत्रिका में उन्होंने देखा था। कौन था वह चित्रकार? डॉक्टर बेचारे के पास ना अबीर है और ना रंग की पिचकारी। ये एक तरफा होली कैसी? लीजिए डॉक्टर साहब, अभी लीजिए आप। और इस बाल्टी में रंग भी है। माँ बेहद खुश है आज। पिछले साल होली के दिन इसी आंगन में मातम हो रहा था और इस साल उसकी बेटी चहकती फिर रही है, दुहाई बाबा भोलेनाथ की। बेचारा डॉक्टर रंग भी नहीं देना जानता। हाथ में अभी लेकर खड़ा है, मुंह देख रहा है कहाँ लगावे। ज़रा अपना हाथ बढ़ाइए तो क्यों, हाथ पर गुलाल लगा दूँ। आप होली खेल रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, चुटकी में अभी लेकर ऐसे खड़े हैं मानो किसी की मांग में सिंदूर देना है। कमली खिलखिलाकर हंसती है, रंगीन हंसी। डॉक्टर अब पहले की तरह कमली की बोली को एक बीमार की बोली समझकर नहीं टाल सकते। कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी फैली हुई, सामने कमली खड़ी हंस रही। ऐसी हंसी डॉक्टर ने कभी नहीं देखी थी। वह स्वस्थ हंसी है, विकार शून्य। कमली का अंग अंग मानो फड़क रहा है। डॉक्टर अपने दिल की धड़कनों को साफ साफ सुन रहे हैं। उनके ललाट पर आज भी पसीने की बूंदें चमक रही है। सामने दीवार पर एक बड़ा आईना है। डॉक्टर उसमें अपनी सूरत देखता है। ललाट पर पसीने की बूंद मानो दूल्हे के ललाट पर चंदन की छोटी छोटी बिंदियां सजाई गई। डॉक्टर को भभूति के माधो मालती की याद आती है।
होली को पहले डॉक्टर को भवभूति के माधव मालती की याद आती है। होली को पहले मदन महोत्सव कहा जाता था। आम की मंजरियों से मदन की पूजा की जाती थी। इसी मदनोत्सव के दिन माधव और मालती की आंखें चार हुई थी। दोनों प्रेम की डोरी में बंध गए थे, जहां राधे श्याम खेल हो रही। डॉक्टर अबीर की पूरी झोली कमली पर उलेट देता है। सिर पर लाल अबीर बिखर गया, मुंह पर, गालों पर और नाक पर। कहते हैं सिंदूर लगाते समय जिस लड़की के नाक पर सिंदूर झड़कर गिरता है वह अपने पति की बड़ी दुलारी होती है। ऐसी मचायो होरी रे कनक भवन में श्याम मचायो होरी। अजय ये सब होली का जो एक त्यौहार है आया है, सब हर्षोल्लास में थे। अब इसके आगे आप देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे कि बावन दास आजकल उदास रहा करता है। जो बावन दास आया था एक तरीके से गांव में, उसको स्वराजी की तरफ से भेजा गया, तो वो आया है लेकिन उदास रहता है। दासी जी चुन्नी गुसाई का क्या समाचार है। रात में बालदेव जी सोने के समय बावन दास से बातें करते। चुन्नी गोसाई तो सोशलिस्ट पार्टी में चला गया ना। अभी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा। एक तरफ स्वराजी परेशान है कि स्वराजी में जो है स्वराज में वो हैं, दूसरी तरफ सोशलिस्ट में लोग जाने को बेताब हैं। अब बावन दास तो आजकल उदास रहते हैं। जब इनसे पूछा बालदेव जी ने, भाई बताओ ज़रा क्या हाल है, तो कह रहे सुनो अब पता ही नहीं है, वो सोशलिस्ट पार्टी में चला गया चुन्नी गोसाई। बालदेव जी आश्चर्य से मुंह फाड़कर देखते ही रह जाते। बालदेव जी भाई अचरज की बात नहीं है, भगवान जी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब ऐसा वो कह रहा है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। याद है दास जी चंदन पट्टी की सभा, तिवारी जी का लेक्चर और तनुक लाल का गीत याद करके आज भी रोआ कलप उठता है, गंगा रे जमुनवा की धार। लेकिन भारत माता अब भी रो रही है बलदेव। वो कह रहा था कि देखो अभी भी भारत माता अभी भी रो रही है बलदेव। बावन दास को नींद आ रही है। बालदेव जी चमक उठते हैं, भारत माता अब भी रो रही हैं। ये क्या कहता है बावन दास। बावन दास करवट लेते हुए कहता है बिलैती कपड़ा के पीकटिंग के ज़माने में चांदमल सागरमल के गोला पर पीकटिंग के दिन क्या हुआ था सो याद है तुमको बालदेव। चांदमल मड़बाड़ी के बेटे सागरमल के अपने हाथों सभी वोल्टियरों को पीटा था। जेल में वोल्टियरों को रखने के लिए सरकार को खर्चा दिया था। वही सागरमल आज नरपत नगर थाना कांग्रेस का सभापति है। और सुनोगे दुलार चंद कापरा को जानते हो ना तुम, वही जो जुआ कंपनी वाला है। एक बार नेपाली लड़कियों को भगाकर लाते समय जोगबनी में पकड़ा गया था। वो कटहा थाना का सेक्रेटरी है। भारत माता और भी जार बेजार हो रही है। बालदेव जी को आश्चर्य होता है कि वह बावन दास से बहस करना चाहता है, लेकिन बावन तो खर्राटा लेने लगा। बालदेव जी की समझ में कोई बात ही नहीं आ रही है। भारत माता मतलब वो कह रहे हैं कि भारत माता जार बेजार हो रही हैं। बावन दास, चुन्नी गोसाई और बालदेव जी, ये तीन लोग ऐसे थे, यानी बावन दास, चुन्नी गोसाई और बालदेव जी, ये तीनों ने एक ही दिन इस संसार के माया मोह को त्याग कर स्वराज में आ गए थे। अभी चुन्नी गोसाई तो इन लोगों को छोड़ के चला गया। बावन दास इनसे बता रहा भाई वो तो चला गया, हम तीनों तो एक ही साथ स्वराज ज्वाइन किए थे दुनिया को छोड़ छाड़ के। गृहस्थ चुन्नी गोसाई, 4 बीघे ज़मीन, 2-4 आम कटहल के पेड़, 1 गाय और 2 छोटे छोटे लड़के। उसका एकमात्र अभिभावक, स्वभाव से धर्मभीरू, चंदन पट्टी में सभा देखने गया। तिवारी जी ने भाखंड दिया और तनुक लाल ने गीत गाया। सभी रोने लगे। चुन्नी दास के मन का मैल भी आंसू की धारा में बह गया। उसी दिन स्वराजी में नाम लिखा दिया। चरखा, करघा, झंडा, तिरंगा, खद्दर को छोड़कर सभी चीज़ें मिथ्या है। भैया ज्वाइन कर लिया, स्वदेशी बना और कहा कि अरे देशवा के सब धान विदेशवा में जाए रहे, महंगी पड़त हर साल कृषक अकुलाए रहे। दुहाई गांधी बाबा की, गांधी बाबा अकेले क्या करें, देश के हर एक आदमी का कर्तव्य है। हमको लगता है यही सोच के तीनों लोग स्वराज ज्वाइन किए थे। उन्होंने कहा क्या करें गांधी जी अकेले, तिलक पर लोग बसे, कौन सरोजनी की आस अब ही परदेश रही। दुहाई गांधी बाबा, चुन्नी दास को अपने शरण में ले लो प्रभु। उन्होंने कहा विदेशी कपड़ा, बैकाट, निमक कानून, जेल, गांजा, दारू छोड़िए प्यारो भाइयों, जेल। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1942, जेल, सब मिलकर 10 बार जेल यात्रा कर चुके हैं चुन्नी गोसाई। और वो सोशलिस्ट पार्टी में चला गया, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। बावन दास अब देखिए क्या बताता है। पूर्व जन्म का फल है सृजनहार की मर्जी, प्रकृति की भूल अथवा थायराइड, थाइमास और प्यूट्रेटरी ग्लैंड्स के हेरफेर,
1.5 हाथ की ऊंचाई, सांवला रंग है, मोटे ओठ, अचरज में डाल देने वाली दाढ़ी और चौंका देने वाली मोटी भेड़ी आवाज़, मतलब मोटी भेड़ जैसी आवाज़। उसके हिसाब से आवाज़ 10 गुना भारी, अजीब चाल मानो लुढ़क रहा हो। अज्ञात कुलशील है, जन्मजात साधु है, जिस ओर होकर गुजरता है लोगों की निगाहें बरबस टिक जाती है। फिर ताज्जुब की हंसी मुस्कुराहट, पीछे पीछे बच्चों का हुजूम तमाशा, कुत्ते भौंकते हैं, इंसान हंसते हैं, गर्भवती औरतें छिप जाती हैं। और जब भगवान ने उसे चलते फिरते तमाशा ही बनाकर भेजा है, लोग उसे देखकर खुश हो लेते, तो क्यों ना वो पारिश्रमिक मांग ले, दे दे मैया, कुछ खाने को ही दे दे, भगवान तुम लोग का भला करेंगे। सीताराम सीताराम। चंदन पट्टी की उस सभा में तिवारी जी के भाखन, यानी ये लोग बैठे थे और तिवारी जी को ये भाषण दे दिए और ये लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इनको लगा दुनिया में कुछ नहीं है, गांधी जी के रास्ते पे चलना ही सब कुछ है। और तनुक लाल के गीत ने इस 1.5 आदमी को, जो 1.5 हाथ का आदमी, उसको झकझोर दिया। न जाने पूर्व जन्म के किस पाप का फल भोग रहा हूँ, क्या होगा ये शरीर रखकर, चढ़ा दूँ गांधी बाबा के चरण में भारत माता की खातिर। तो कहते कि अरे देशवा की खातिर मजूर लग बहिल फकरीवा दी भैले राजेंद्र प्रसाद देशवासियों। अरे वो तो फ़कीर ही है ना, चुन्नी गोसाई ने नाम लिख दिया, मेरा भी नाम लिख दिया जाए। राम कृष्ण बाबू की स्त्री उसे देखते ही चिल्ला उठती है, भगवान, बावन भगवान, उन्होंने पूर्णिया आने के लिए कहा था। सीताराम सीताराम, वंदे मातरम। जिले की राजनीति के जनक रामकृष्ण बाबू के बंगले पर वह जिस समय हाजिर हुआ, उस समय पुलिस की लॉरी खड़ी थी। दरोगा साहब इंतजार कर रहे थे। रामकृष्ण बाबू अपना आभा रानी को जरूर हिदायतें दे रहे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तुम ही जाओ, अमार जेने भेबो ना आई खोद्यू, और भगवान अमार काई निजेई एजुकेशन। आभा रानी की आंखें आनंद से चमक उठी थी। आभा रानी ने बावनदास को भगवान छोड़कर किसी दूसरे नाम से कभी नहीं पुकारा। कुछ दिनों बाद आभा रानी भी गिरफ्तार होगी। बावन पकड़ा गया। पुलिस ने एक आध डंडा लगाकर उसे भगा देना चाहा, पर पहले ही डंडे की चोट को आभा रानी ने झपट कर अपने शरीर पर ले लिया था, तो पुलिस के पांव के नीचे की मिट्टी खिसक गई थी। आभार भगवान की मारोना खून से लथपथ खादी की सफ़ेद साड़ी पत्थर को भी पिघला देने वाली करुणा से भरी बोली, आमार भगवान। बावन के पूर्व जन्म के सारे पाप मानो अचानक ही पुण्य में बदल गए। सूखे टूट में नई कोपले लगी और उसके मुंह से मोटी आवाज़ निकली थी, माँ। आज वो बता रहा है, याद कर रहा है, माँ। महात्मा गांधी जी भी आभा रानी को माँ ही कहते थे। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे, साथ में थे रामकृष्ण बाबू, आभा रानी और बावनदास। बावनदास के बिना आभा रानी एक डग भी कहीं नहीं जाती थी। गांधी जी हंसकर बोले थे, माँ, तुम्हारे भगवान से ईर्ष्या होती है। दंतहीन पोपले मुंह का वह पवित्री हंसी, बच्चों की जैसी। फुलकाहा बाजार, लाखों की भीड़, ऊंचा मंच ऊंचा था और महात्मा गांधी की जय रह रहकर आकाश में गूंज उठ रही थी। फिर आकाश हिलता, रेलमपेल, पुष्प वृष्टि, चरण धूल, सीटी, स्वयंसेवक, कार्डन डालो घेरा घेरा। मंच पर आगे आगे रामकृष्ण बाबू हैं, आभा रानी के कंधे का सहारा लिए गांधी जी हैं। वही गांधी जी, जय जय। आभा रानी हाथ का सहारा देकर फिर किसी को मंच पर चढ़ा रही है। कौन है वो? अरे वो बावनदास है, बौना। गांधी जी तर्जनी से सबों को शांत रहने के लिए कहते हैं। लाखों की भीड़ में बावनदास खजड़ी बजाकर गाता है, एक राम नाम धन साचा, जग में कुछ ना हो बाचा। आवाज़ दूर तक नहीं पहुंचती, लेकिन बावनदास 1.5 हाथ ऊंचा ये छर आदमी कितना बड़ा हो गया। महात्मा जी भीख मांगते हैं, हरिजनों के लिए दान दीजिए। रुपए की थैली, सोने की अंगूठी, चेन, बुताम, हार, कंगन, अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी, सबसे पत्थर का टुकड़ा, किंतु सब कुछ देख पर भी बावनदास से बड़ा होना असंभव लगता है। बावनदास को मानो कुबेर का भंडार मिल गया। ठूठे के कोबल नौपल्लू हो गए। 1937 पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव के तूफानी दौर पर आए हैं। बावनदास को देखकर ताजू की मुद्रा बनाकर कुछ देर तक देखते ही रहे। फिर ललाट पर बल और नाक पर उंगली डालते हुए गांगुली जी से अंग्रेजी में बोले, आई रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक। मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा है। किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। गांगुली जी ने छूटते ही जवाब दिया। फिर दोनों एक ही साथ हंस पड़े। अब बावनदास भजन ही नहीं गाता, व्याख्यान भी देता है।
वो भी सीख लिया। वो बोलने को उठता है। माइक स्टैंड काफ़ी ऊंचा है। ऑपरेटर हैरान है, जल्दबाजी में वो क्या करे, कभी ऊंचा कभी नीचा करता है। फिर भी बावन दास से काफ़ी ऊंचा है माइक स्टैंड। नेहरू जी बड़ी फुर्ती से उठकर जाते हैं, माइक खोलकर हाथ में ले लेते हैं, झुककर बावन दास के मुंह के पास ले जाते हैं। बोलिए। जनता हंसती है। बावन ज़रा घबरा जाता है। नेहरू जी मुस्कुराकर उसके गले में माला डाल देते हैं। बोलिए। प्रेस रिपोर्टरों की कीमती कैमरों के बटन एक ही साथ क्लिक करते होते हैं। नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर बड़ी सी तस्वीर लगी होती है। बावन दास के गले में माला है। नेहरू जी हाथ में माइक लेकर झुके हुए मुस्कुरा रहे। तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था, माइक ऑपरेटर परेटर नेहरू। अगस्त 1942 कचहरी पर चढ़ाई। धाए धाए पुलिस हवाई फायर करती है। लोग भाग रहे हैं। बावन दास ललकारता है। जनता उलटकर देखती है। 1.5 हाथ का इंसान सीना ताने खड़ा है। बम्बई से आई आवाज़। जनता लौटती है। बावन दास पुलिस वालों के पाँव के बीच से घेरे के उस पार चला जाता है और विजयी तिरंगा शान से लहरा उठता है। महात्मा गांधी की जय। बावन को गांधी जी जानते हैं, नेहरू जी जानते हैं और राजेंद्र बाबू भी पहचानते हैं। प्रांत भर के लीडर और राजनीतिक कार्यकर्ता जानते हैं कैंप जेल में सुप्रिटेंडेंट की बदनामी के खिलाफ कैदियों ने सामूहिक अनशन किया था। अंत तक बावन दास और चुन्नी गोसाई ही टिके रहे थे। 25 दिन का अनशन रदरफोर्ड और आर्चर ने इन दोनों को देखने मांगा था। गांधी जी की कठोर परीक्षा में, सत्य की परीक्षा में, सत्याग्रह की परीक्षा में खरे उतरने वाले 2 कुरूप और भद्दे इंसान यही दोनों थे। स्वराजी में नाम लिखने के बाद सिर्फ 2 बार बावन को माया ने अपने मोह जाल में फंसाने की कोशिश की। यानी ऐसा नहीं कि फंस नहीं पाए थे, दो बार ऐसा हुआ था कि वो मोह जाल में फंसा था। कोशिश की थी दोनों बार, लेकिन वो चेत गया। मोह पास में वो फंसते फंसते बच गया। महात्मा गांधी जी की कृपा रही। एक बार रामकृष्ण बाबू ने सिमर बनी से मुठिया में वसूल हुआ चावल लाने को भेजा था। चावल बेचकर रुपए ले आना, 5 रुपए 3 आने। लौटती बार वो जब सिमराहा स्टेशन बाजार में जगमोहन शाह की दुकान पर वो दही चूड़ा खाने गया था, जगमोहन शाह जलेबियाँ छान रहे थे और सुहाइन जलेबियों के रस में डुबो रही थी। बावन दास के मन में बहुत देर तक रस में डूबी जलेबियाँ चक्कर काटती रही। पथराहा के फागू बाबू ने अपने बाप के श्राद्ध में कंकाल भोजन करवाया था। 1 युग हो गया, बावन ने फिर जलेबी नहीं चखी थी। आखिर बावन दास ने दही चूड़े पर 2 आने की जलेबियां ले ली, लेकिन पेट में पहुंचने के बाद उसे अचानक ज्ञान हुआ। उसकी आंखों के आगे से माया का पर्दा उड़ गया। ये पैसे, मुठिया, उसकी आंखों के सामने गांव की औरतों की तस्वीर नाचने लगी। हांडी में चावल डालने के पहले परम भक्ति और श्रद्धा से 1 मुट्ठी चावल गांधी बाबा के नाम पर निकाल कर रख रही हैं। कूट पीसकर जो मजदूरी मिल रही उनमें से 1 मुट्ठी, भूखे बच्चों को पेट काट कर 1 मुट्ठी, और बावन ने उन पैसों से अपनी जीभ का स्वाद। तब तो बावन को एकदम गिल्टी फील हो गया कि ये मैंने क्या किया। मुझे काम के लिए दिया गया था, मुझ पर विश्वास करके किया गया था, और फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी मेरे अंदर ये आई कि मुझे ये चीज़ खा लेना चाहिए, और इतने लोग जो अपनी चीज़ों को त्याग कर करके गांधी जी के इसमें सहयोग करें, मैंने उनके पैसे से खा लिया। भैया ज़बरदस्त गिल्टी फील हुई उनको। व्रत भंग हो गया, तप भ्रष्ट हो गया है। अब इस स्थिति में वो करें क्या। कहते हैं, दुहाई गांधी बाबा क्षमा करो। बावन फूट कर रोने लगता है। उसकी आंखें से आंसू झड़ रहे हैं। वो कंठ में अंगुलियां डाल करके कै करता है, नहीं कि उल्टी करता है, कि ताकि जो हमने जलेबी खाई वो निकल जाए। सीताराम 2 दिन का उपवास, आत्मशुद्धि, प्रायश्चित। रामकृष्ण बाबू ने उसको बहुत समझाया। आभा रानी परोसी हुई थाली लेकर सामने बैठी रही, लेकिन बावन ने उपवास नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि माँ, इस आप पवित्र मन को दंड देने से मत रोको। अशुद्ध आत्मा मुझे बाबा की राह से डिगा देगी। तो उसको लगा कि ये तो मेरा गलत रास्ता हो गया जो मैंने अख्तियार कर लिया, और इस तरह मैंने बापू जी का जो एक है कि अनुयायी हूँ मैं पक्का वाला, तो उससे तो मैं डिग गया। फिर दूसरा फंदा उसको माया का। वो पहला फंदा था जलेबी, ये दूसरा फंदा कब हुआ। नामक कानून तोड़ने के समय श्रीमती तारावती देवी पटना से आई थी। उनकी बोली में मानो जादू था। वह जहाँ जाती लोग उनके भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। जवान औरत सिर पर घूंघट नहीं, भगवती दुर्गा की तरह तेज तेज से जलजल करती, सरकार को पानी पानी कर देती। मुट्ठी भर अंग्रेजों को हम नाच नचा देंगे, गोली सूली फांसी का डर नहीं। पुलिस दरोगा डर से थर थर काँपते हैं उनसे। अंग्रेजों के जूठे पत्तल चाटने वाले हिंदुस्तानी कुत्ते
ऐसा बोलते हैं। ज़रूर उसमें भगवती का अंश है। सभी खत्म होने के बाद उनके निवास स्थान पर भीड़ लग जाती थी। बहुत सी बाज निपुत्र औरतें चरण धूली लेने आती थी। भगवती उनके खाने पीने का और आराम करने का समय भी लोग जमे रहते थे। आखिर स्वयं सेवकों के पहरे का प्रबंध करना पड़ता था। एक दिन चंदन पट्टी आश्रम में दोपहर को तारावती जी बिछावन पर आराम कर रही थी। सामने के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के इस पार ड्यूटी पर बावन दास थे। फागुन की दोपहरी आम की मंजरियों का ताज़ा सुवास लेकर बहती हुई हवा पर्दे को हिला हिलाकर अंदर पहुंच जाती थी। तारावती जी की आंखें लग गई। बावन ने हिलते डुलते पर्दे को फाँक से यूं ही जरा झाँक कर देखा था। उसका कलेजा धक्कर उठा, मानो किसी ने उसे जोर से पीछे को धकेल दिया। धीरे धीरे पर्दे को हिलाने वाली फागुन की आवाज़ हवा ने बावन के दिल को भी हिलाना शुरू कर दिया। बावन ने एक बार चारों ओर झाँक कर देखा, फिर पर्दे के पास खिसक गया। झाँका, चारों ओर देखा और तब देखता ही रह गया, मंत्रमुग्ध सा। पलंग पर अलसाई सोई औरत, बिखरे हुए घुघराले बाल, और बताया कि पूरा उनका बताया कि किस तरीके से। अब उसका मन यही हुआ तो उसको फिर लगा, यार अब की फिर से गलती हो गई, और वो आगे बढ़ना चाहता है। वो जानता है वो इस औरत के कपड़े को फाड़ कर चित्ती चित्ती कर देना चाहता वो अपने तेज़ नाखूनों से। तो मतलब ये चीज़ है कि उसके अंदर एक तरीके से जो भाव नहीं आना चाहिए था वो भाव आने लगा। जिस तरह उसको रहना था, ब्रह्मचर्य टाइप में पालन करना था, वो उससे चीज़ों को आगे लेके सोचने लगा। अब जब उसको होश आया कि यार ये मैं कहाँ, मतलब किस उस रास्ते पे जा रहा हूँ और क्या सोचने लगा, तो उसने कहा कि मार डालेगी ये औरत जो सोई है। सामने की खिड़की से कौन झांकता है? गांधी जी की तस्वीर, दीवार पर गांधी जी की तस्वीर, हाथ जोड़कर हंस रहे हैं बापू। बाबा धधकती हुई आग पर एक घड़ा पानी, बाबा क्षमा क्षमा, 2 घड़े पानी, दुहाई बाबू पानी पानी, शीतल जल ठंडक। बावन आंखें खोलता है, रामकृष्ण बाबू पानी की पट्टी दे रहे हैं, माँ पंखा चल रही है। गांगुली जी चुपचाप खड़े हैं और घबराई हुई तारावती कह रही है, चीख सुनकर मेरी नींद खुली तो देखा ये धरती पर छटपटा रहा है। दूसरे दिन आभा रानी एक गिलास टमाटर का रस देते हुए बोली, भगवान आज थे कि तुम्हारे रोज एक गिलाई ए रस और रातों दूध खेते है बे, लेकिन बावन तो 7 दिनों का उपवास व्रत बैठ गया है। आत्मशुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, प्रायश्चित। आभा रानी ने गांगुली के पास जाकर धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी। गांगुली जी आप माँ को समझा दीजिए, मैं व्रत तोड़ नहीं सकता, कल माया ने। गांगुली जी ने हंसते हुए आभा रानी से कहा, भगवानेर व्रत भंग हौबा असंभव, गुरतर तबे आपनार भाग्य भलो जे बेचारे के सूरदासर कथा मान पड़े ना, ने लेथकन और भगवानेर चोख ताकतो ना। मतलब भगवान का व्रत भंग होना असंभव है। आपका भाग्य अच्छा है कि उन्हें सूरदास की बात याद नहीं आई, वरना अब तक भगवान की आंखें नहीं रहती। आभा रानी अवाक होकर गांगुली जी को देखती हुई रहेगी कि जानी बापू, देवताओं और मंदिरों के नगर बनारस में रहकर भी आभा रानी को सबसे पहले भगवान की याद आती। कभी कभी गांगुली जी के नाम मनी आर्डर आता, भगवानेर कपड़ेर जन्य, भगवानेर दूधेर जन्य। और वही बावन दास कहता, भारत माता जार बेजार हो रही है। बालदेव जी को लक्ष्मी दासिन की याद आती, वो भी रो रही थी। लेकिन कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी, बालदेव निराश नहीं होगा, उसे नींद नहीं आ रही है, बहुत खटमल है। हाँ, वो कल बावन दास से पूछेगा, यदि घर में खटमल ज़्यादा हो जाए तो क्या घर में ही आग लगा देनी चाहिए क्या? आज तो वो सो रहा है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक